तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया की यात्रा पर जो कहीं खो गई थी। हम साथ मिलकर हड़प्पा के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी धूल भरी गलियों और टूटी फूटी दीवारों में एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही है। और पता है, यही बात हड़प्पा को इतना ज्यादा दिलचस्प बनाती है। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा इतिहास लिखकर नहीं छोड़ा, फिर भी उनके खंडहर ही हमसे बातें करते हैं। तो आइए आज इन खामोश आवाजों को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये जो यात्रा है ये शुरू होती है आज के पाकिस्तान में मौजूद हड़प्पा से। ये वही जगह है जहां पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के निशान मिले थे। एक जमाने में ये शक्तिशाली रावी नदी के किनारे बसा एक जिंदा जागता हलचल भरा शहर हुआ करता था। तो जैसे ही हम इतिहास की धूल की परतें हटाते हैं, हमें पहली चीज मिलती है एक कुम्हार का चाक। देखने में तो ये एक बहुत ही साधारण सा औजार है, लेकिन ये एक असाधारण कहानी कहता है। ये साधारण सा दिखने वाला चौक हमें बहुत कुछ बताता है। ये इस बात का सबूत है कि हड़प्पा के लोग कितने कुशल कारीगर थे। मतलब वो बड़े पैमाने पर चीजें बना सकते थे, जो कि किसी भी एक विकसित और संगठित समाज की पक्की निशानी है। हमारी खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक बहुत बड़ी चीज सामने आती है। एक विशाल अन्न भंडार, जिसे अंग्रेजी में ग्रैनरी कहते हैं। ये समझिए कि ये उस शहर का आर्थिक दिल था जो सबके अस्तित्व को बनाए रखता था। अब देखिए, अन्न भंडार का होना, इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज था, और यही चीज किसी भी बड़े और जटिल समाज की नींव होती है। उनके पास अनाज को स्टोर करने और इसे बांटने का एक पूरा सिस्टम था। और ठीक इसी अन्न भंडार के पास हमें मजदूरों के रहने की जगह मिलती हैं। इससे एक तस्वीर बनती है एक ऐसे समाज की जहां कारीगर और मजदूर एक साथ रहते और काम करते थे और शहर को आगे बढ़ाते थे। तो हमारे पास कारीगर हैं, एक बड़ा सा अन्न भंडार है, मजदूर हैं, सब कुछ कितना व्यवस्थित है ना? पर सवाल ये उठता है कि इस पूरी मशीनरी को चला कौन रहा था? मतलब असली सत्ता किसके हाथ में थी? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हमें किसी राजा या किसी पुरुष देवता की कोई बड़ी सी मूर्ति नहीं मिलती, बल्कि हमें मिलती है एक मातृ देवी की छोटी मगर शक्तिशाली मूर्ति। और देखिए, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, हमें मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुरुष देवताओं की मूर्तियां लगभग ना के बराबर। ये जो पैटर्न है ना, ये एक बहुत बड़ा सुराग है। ये सारे सबूत एक बहुत ही मजबूत इशारा करते हैं कि हड़प्पा का समाज शायद मात्र सत्तात्मक रहा हो, यानी एक ऐसा समाज जहां महिलाओं के पास अधिकार और शक्ति होती थी, जो हमारे आज के समाज से काफी अलग है। अच्छा, तो हमने उनके जीवन के संगठन को तो देख लिया, अब जरा उनकी दुनिया के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। मतलब मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में वो क्या सोचते थे, वे अपने मृतकों का सम्मान कैसे करते थे। और यहाँ हमें एक बहुत अहम चीज मिलती है, एक लकड़ी का ताबूत जिसे बहुत ही ध्यान से बनाया गया है। ये इस बात का सबूत है कि शवों को पूरे सम्मान और देखभाल के साथ दफनाया जाता था। अब ताबूत का इस्तेमाल करना एक खास तरह की अंतिम रस्म की ओर इशारा करता है। ये उनके इस विश्वास को दिखाता है कि मृत्यु ही अंत नहीं है, और वो मृतकों का बहुत गहरा सम्मान करते थे। लेकिन बात सिर्फ एक दफन की नहीं थी। पुरातत्वविदों ने एक पूरा का पूरा कब्रिस्तान खोज निकाला, जो उस समुदाय के जीवन और मृत्यु के पैमाने का सबूत है। और इस कब्रिस्तान को एक बड़ा ही रहस्यमयी नाम दिया गया है, RH-37। ये एक ऐसा कोड है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, जो हड़प्पा की पहेली में एक और परत जोड़ देता है। हमने उनके शहर को देखा है, उनके समाज की एक झलक देखी है, लेकिन हड़प्पा का जो सबसे बड़ा राज है वो तो अब सामने आने वाला है। हमें मोहरों और पट्टियों पर खुदे हुए उनके निशान मिले हैं, उनकी अपनी भाषा, उनके विचार जो पत्थर में कैद है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हजारों साल गुजर जाने के बाद भी हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं सकते। वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम बस सुन नहीं पा रहे हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर हम उन निशानों का मतलब समझ गए तो हम और क्या-क्या जान पाएंगे। उनके इतिहास, उनके विश्वासों और उनकी जिंदगी के बारे में कौन से राज खुलेंगे। हड़प्पा की दुनिया का दरवाजा अभी भी बंद है, और उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ उनकी